हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सॉलिड स्टेट में जो एक्सरसाइज दी गई यानी जो टेक्स्ट बैक क्वेश्चंस दिए गए आज हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए। तो इसमें जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ये आपका एमसीक्यू है। तो ये क्या कहता है? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस, आयनिक, मेटालिक। अरे भाई, क्रिस्टलाइन की कैटेगरी क्या क्या थी, याद है ना तुमको? सिखाया मैंने तुमको। क्या था क्रिस्टलाइन की कैटेगरी? बोलो। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, पहला आयनिक, मॉलिक्यूलर, फिर कोवेलेंट और लास्ट में क्या है? मेटालिक। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो मॉलिक्यूलर किसका कैटेगरी है, किसका टाइप है? क्रिस्टलाइन का। तो ये क्या बताऊं मैं, ठीक है ना? ये फिजिक्स के जैसे एमसीक्यूज नहीं है, ये सब बच्चे एमसीक्यू है, आसानी से तुम कर लोगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, सेकंड क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। इनमें से कौन सा एन टाइप सेमीकंडक्टर है? ऑप्शन लिख देता हूं मैं सेकंड वाले का। एन टाइप कौन सा है, ये आपको पूछा है। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन दिया है वो दिया है प्योर सिलिकॉन, और दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है सिलिकॉन डोप्ड विथ एस। तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है सिलिकॉन डोप्ड विथ जीए, और जो चौथा ऑप्शन दिया है वो जर्मेनियम डोप्ड विथ इंडियम आयन। ठीक है ना? चलो भाई, तो कैसे बनता है एन टाइप? बताया था मैंने आपको। मैंने बोला था ग्रुप 13, 14, 15 तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप 14 है, जिसमें सिलिकॉन जर्मेनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया? ग्रुप 13 के एलिमेंट ऐड करोगे तो पी टाइप बनेगा, और ग्रुप 15 के एलिमेंट ऐड करोगे 14 में तो क्या होगा? एन टाइप बनेगा। समझ आ गया? चलो बता देता हूं एक बार। देखो, इंपॉर्टेंट था, याद करवाया था मैंने। ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 याद है? ट्रिक भी बताई थी मैंने याद करने की। बोलो भाई, क्या ट्रिक है? ग्रुप 13 का क्या है? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। यही ना ट्रिक? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। समझ में आ गया? ग्रुप 14 का बताओ क्या है? कहे, बोलो भाई, शिवजी सुनो पार्वती, है ना? यही है, कहे शिवजी सुनो पार्वती, कहे शिवजी सुनो पार्वती, है ना? ग्रुप 15 का क्या होगा? ग्रुप 15 बताया था मैंने आपको, क्या होगा? नाना पाटेकर असरानी सब बीमार। नाना पाटेकर असरानी सब बीमार, दिख रहा है ना तुम लोग को? नाना पाटेकर असरानी सब बीमार, करेक्ट है, दिख रहा है। ठीक है, अब सिलिकॉन जर्मेनियम में अगर ये वाले ऐड करोगे तो क्या बनेगा? पी टाइप, और ये वाले ऐड करोगे तो क्या बनेगा? एन टाइप। तो एन टाइप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो। एन टाइप बनाने के लिए देखो, एन टाइप प्योर सिलिकॉन तो होगा नहीं, क्योंकि तो ये तो आपका क्या इंट्रिंसिक हो गया। सिलिकॉन को एएस से क्या कर दोगे? अगर एएस से क्या कर दोगे, डोप कर दोगे तो क्या बन जाएगा? एन टाइप बन जाएगा। बी वाला सही है। सिलिकॉन को गैलियम से करोगे तो क्या बनेगा? पी टाइप बनेगा, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। जर्मेनियम को इंडियम से करोगे तो क्या बनेगा? पी टाइप बनेगा, तो ये वाला भी रॉन्ग हो गया, ये वाला सही है। समझ आ गया? तो जैसे याद कराया वैसे याद कर लो, इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद, देखो ध्यान से। नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो ये है इन फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता है? याद है फ्रैंकेल डिफेक्ट में क्या होता था? 4 टाइप के अपन ने पढ़े थे स्टाइक्योमेट्रिक। कौन कौन सा? वैकेंट, इंटरस्टिशियल, शॉर्टकी, फ्रैंकेल। बताया था आपको मैंने, है ना? फ्रैंकेल में क्या होता है? आखिरी है फ्रैंकेल। फ्रैंकेल में एक क्या हो जाएगा? कैटायन मिसप्लेस हो जाएगा, मिसिंग नहीं होगा, मिसप्लेस हो जाएगा, वो जाकर के कहीं इंटरस्टिशियल साइट पे बैठ जाएगा। समझ आ गया? तो उसमें क्या दिया हुआ इन फ्रैंकेल डिफेक्ट? ऑप्शंस क्या है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज्ड। कोई भी डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होती है, तो पहला वाला ऑप्शन रॉन्ग है। डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज। डेंसिटी तब चेंज होगी जब कुछ आएगा या निकलेगा। फ्रैंकेल में ना कुछ आता है ना कुछ निकलता है, बस मिसप्लेस हो जाता है, यहां की जगह इंटरस्टिशियल साइट पे जाकर के बैठ जाता है, तो डेंसिटी रिमेन सेम, डेंसिटी नहीं बदलने वाली। समझ में आया? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या? बोथ कैटायन एंड आयन आर मिसिंग। नहीं, कोई एक आयन मिसिंग होता है, ज्यादातर कैटायन मिसिंग होता है। समझ में आ गया? ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज प्रिजर्व्ड, यही सही है। कोई भी डिफेक्ट हो उसमें ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज प्रिजर्व्ड, ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रिजर्व रहेगी। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर आपका जो MCQ 4 है, आइए इसको देखते हैं। इन क्रिस्टल लैटिस फॉर्म्ड बाय BCC सेल,
बीसीसी यूनिट सेल, द वॉइड वॉल्यूम इज, वॉइड वॉल्यूम यानी खाली जगह। ये नीट में अब तक 2 बार पूछा जा चुका है, एक पीएमटी 2008 में पूछा है और एक रीटेस्ट जब हुआ था 2015 या 16 में, 15 में जहां तक मुझे याद है, जब रीटेस्ट हुआ था तब भी ये पूछा गया है। तो जो आपका परसेंटेज वॉइड होता है उसके अंदर कितना होता है बीसीसी में, 32%। तो याद रखो, जो आपके नीट हो गया, जेई हो गया और जो आपका सीईटी हो गया, मेंस की बात कर रहा हूं हम जेई में, नीट, जेई मेंस और सीईटी, इसमें क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। एडवांस में तो आप समझ लो ऐसा मौका ही नहीं आता कि क्वेश्चन रिपीट हो, कभी कभार कभी हुआ होगा तो हुआ होगा, लेकिन जेई मेंस, नीट और आपका सीईटी में क्वेश्चन रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत होती है। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाने का मैं कराऊंगा आपको। पहले हम लोग टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज सॉल्व करें, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो 32% होता है। और अगर आपसे कोई पूछे पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है बीसीसी में, तो 68%। क्या होता है, 68%, ठीक है ना। चलो भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर इन बीसीसी क्रिस्टल लैटिस, बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है बताओ जरा। एससीसी का बताया था कितना होता है, 6, बीसीसी का कितना होता है, 8, रट्टा मारो उसको। एफसीसी में कितना होता है, 12, तो बीसीसी का कितना हो गया, 8 है। सीधा मार्क करना है यार, कितना आसान है ये तो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, Which of the following is not correct? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। 4 spheres are involved in the formation of tetrahedral void। सही है। टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, 1 2 3 और उसके ऊपर चौथा, तो ये वाला जो वॉइड बनेगा अब क्या हो गया, ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड हो गया। तो 4 स्फीयर लगते हैं, सही है। सेंटर्स ऑफ द स्फीयर इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड आर एट द एपिसेस ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। रेगुलर टेट्राहेड्रॉन पे क्या होता है, जो उसके क्या होते हैं, वॉइड्स होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ऑप्शन कंफ्यूजिंग है। ये क्या कहता है, सेंटर्स ऑफ स्फीयर इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो सेंटर्स ऑफ स्फीयर्स हैं आर द एपिसेस ऑफ अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन, नहीं ऑक्टाहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन होना चाहिए। ये रॉन्ग है, बी वाला ऑप्शन ही रॉन्ग है। सी वाले को चेक करो। इफ द नंबर ऑफ एटम्स इज n, देन द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज 2n। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर। अगर नंबर, ये तो गलत है क्योंकि अगर नंबर ऑफ एटम्स n होंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने बताया था मैंने, n ही है, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, 2n होंगे। समझ में आ गया। तो सी वाला तो यहाँ पर आपके पास रॉन्ग है। तो मोस्ट इनकरेक्ट कौन सा है, मोस्ट इनकरेक्ट आपका क्या है, सी, क्योंकि यही कहा है चूज द मोस्ट, यहाँ पर करेक्ट और यहाँ पर क्या है, इनकरेक्ट पूछा था, यानी इनकरेक्ट वाला मोस्ट इनकरेक्ट क्या होगा आपका, सी होगा। डी वाले में क्या है, द नंबर ऑफ एटम्स इन n/2, तो द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज n। समझ में आ गया। अगर नंबर ऑफ एटम्स n/2 है, अगर n/2 एटम्स है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, 2n, यानी 2n/2 ये कैंसिल हो गया, तो कितने होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, n होंगे, यानी ये सही है। तो गलत कौन सा है, सी वाला रॉन्ग है इसके अंदर, ठीक है। बी वाले पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे बाद में, क्योंकि ऑक्टाहेड्रॉन होना चाहिए, क्योंकि बी और सी फिर दोनों रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। ऑक्टाहेड्रॉन आना चाहिए उसमें, क्योंकि उसके एपाइसेस क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रॉन फॉर्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेट्राहेड्रॉन दिया है तो वो भी रॉन्ग है, तो बी और सी दोनों रॉन्ग है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, छठा हो गया। 7th वाले को देखते हैं, 7th वाला क्या कहता है। 7th वाला कहता है अ कंपाउंड फॉर्म्स HCP स्ट्रक्चर। एक कंपाउंड क्या फॉर्म करता है, HCP स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है ना। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, आपको क्या निकालना है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, हमको दिया हुआ है, हमको पूछा है टेट्राहेड्रल वॉइड कितने और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने। यहां पर देखो ध्यान से, आपको नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का जो रिलेशन है वो आपको पता है विथ रिस्पेक्ट टू एटम। एटम के हिसाब से आपको फॉर्मूला पता है। यहां पर आपको मोल्स दिए गए, तो मोल्स को एटम में पहले कन्वर्ट करो। बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय क्या होता है, अवोगाड्रोस नंबर, ठीक है ना। लेक्चर जिसने ध्यान से देखा है उसको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या होगा, n इंटू Na होगा। कितना n है बताओ, n कितना है, n तो 0.5 है, 0.5 इंटू n है, ये आपके पास नंबर ऑफ एटम्स आ गए। तो नंबर ऑफ, अब बताओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उतने ही क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 0.5 इंटू Na, ये याद करवाया था मैंने, देखो इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो 0.5 Na, ठीक है। Na क्या है तुम्हारा, वो 6.023 इंटू 10⁻², इसको हाफ लिख दो तुम लोग, हाफ इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। समझ में आ गया। इसको डिवाइड करो, 2 1 जा, 2 3 जा, 0 जा, 1 जा, 1 जा, 3.011, एक ही ऑप्शन मार्क करो ना, 3.011 एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, फर्स्ट वाला 3.011। ऑक्टाहेड्रल वॉइड पहले पूछा है तो पहले ऑक्टाहेड्रल आया, क्वेश्चन में पहले ऑक्टाहेड्रल आया तो पहले ऑक्टाहेड्रल होगा, और सेकंड में टेट्राहेड्रल क्या होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड बताओ ना, 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स, तो 2 इंटू
n इंटू एन है, यानी इसका डबल कर देना। फिर तो डबल करोगे तो क्या होगा, तुमको पता ही है क्या होगा, हाफ और वो कैंसिल हो जाएगा और यही तुम्हारे पास बचेगा। समझ में आ गया? तो ए ऑप्शन बनेगा, समझा दिया मैंने। याद क्या रखना है, ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स, उसका फॉर्मूला ये, कोई भी स्ट्रक्चर हो, HCP हो CCP हो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया? SCC में वहां तो बनता ही नहीं है ना, टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल बनता ही नहीं है। ठीक है, चलो भाई, दोनों भी स्ट्रक्चर में फॉर्मूला यही है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल्स टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, रट्टा मार लो, बड़े काम की चीज है ये। ठीक है, चलो, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पर बेस्ड है। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स अगर याद है ना तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है चैप्टर। ठीक है, चलो आओ, अब क्या है, अब आपको देखो फिर से इसने मिस्टेक किया है, 7th की जगह 8th की जगह फिर इसने 7th प्रिंट कर दिया है। तो 8th आपका जो MCQ है वो क्या है, PB यानी लेड, उसका स्ट्रक्चर क्या बोला है उसने, FCC स्ट्रक्चर बोला है विथ एज लेंथ। एज लेंथ कितना दिया हुआ है, लेड हैज FCC स्ट्रक्चर विथ एज लेंथ ऑफ 495 पिकोमीटर। समझ में आ गया? रेडियस ऑफ द एटम आपको क्या करना है, निकालना है, एटम का आपको रेडियस निकालना है। FCC स्ट्रक्चर है, याद करने बोला था मैंने। BCC के लिए क्या याद रखोगे, BCC के लिए याद रखोगे √3a इक्वल्स टू 4r, और FCC के लिए क्या याद रखोगे, √2a इक्वल्स टू 4r। FCC बोला है तो चुपचाप लिखो √2a इक्वल्स टू 4r, रेडियस तुमको निकालना है। सबसे पहले यूनिट चेक करो, आंसर सबका सब पिकोमीटर में है, तो चुपचाप कुछ नहीं करना, यूनिट को चेंज नहीं करना, वैसे ही आंसर निकालना क्योंकि आंसर पिकोमीटर में है। तो r क्या हो जाएगा बताओ, √2a डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4, √2 इंटू a कितना है बच्चों 495, 495 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4। आंसर अपने आप क्या हो जाएगा, पिकोमीटर में आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये पिकोमीटर में ही है। इसको कैंसिल करो, चलो 4 1 जा कितना होगा बताओ, फिर उसके बाद क्या 4 2 जा, ठीक है, 4 3 जा पॉइंट क्या होगा बोलो, कितना बचा, 3 जा ले लिया तो 3 बचा, 4 7 जा 28, यानी √2 क्या होगा 1.41 इंटू 123.7, ये मेरे पास आया। ठीक है ना, इसको अभी सॉल्व करना है, तुम कैसे भी सॉल्व करो उसको। मैं क्या करता हूँ उसको, मैं अप्रॉक्सीमेट यानी आपको रफ कैलकुलेशन करके 125 मानते हैं इसको, ऐसे कर लेते हैं, 124 मानते हैं इसको, 124 मानेंगे तो ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा। 1.41 था, 1.5 मान लिया इसको मैंने, बात समझ में आ रही। 1.5 क्या होगा 3/2, ऐसे 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 62 इंटू 3 180 से कम आएगा ये, क्योंकि मैंने वैल्यू को बहुत बढ़ा दिया है, दोनों को बढ़ा दिया है। मतलब देखो 60 इंटू 3 क्या होता है 180, मतलब 180 से कम कुछ आएगा। 180 से कम क्या आएगा, 180 से कम 175। 185 तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 180 से ही कम आएगा। मैंने वैल्यू को बढ़ाया था ना, तो 60 इंटू 3 करूंगा तो 180, मतलब 175 के आसपास आंसर है, मुझे दिख गया ऑप्शन में, मैंने मार्क कर दिया। समझ आ गया, क्लियर है। इसके लिए तुमको प्रैक्टिस चाहिए, तुम अपनी प्रैक्टिस करो, उसके हिसाब से तुम ऐसे गेस वर्क कर सकते हो रफ कैलकुलेशन करके। ठीक है, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास एंट्रेंस में इतना टाइम नहीं होता है कि तुम पूरा कैलकुलेशन करते बैठो। ठीक है ना, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद, अरे MCQ खत्म हो गए, चलो 8 के 8 MCQ कर लिए अपन ने। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। आंसर द फॉलोइंग इन 1 और 2 सेंटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, What are the types of particle in each of the 4 main classes of crystalline solids? आपके पास 4 मेन क्लासेस है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, उनमें कौन कौन से पार्टिकल, यानी वो पर्टिकुलर सॉलिड कौन से पार्टिकल से बना हुआ है, ये आपको पूछा हुआ है। अभी बताया था मैंने क्रिस्टलाइन के, जल्दी बताओ क्रिस्टलाइन के टाइप्स बताओ जल्दी से। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मैंने तो बहुत डिटेल में पढ़ाया, तुमको पूरे टेबुलर फॉर्म में पढ़ाया था। चलो बताओ कौन कौन सा है। सबसे पहला क्या है, आयोनिक है। दूसरा वाला क्या है, मॉलिक्यूलर है। तीसरा वाला क्या है, कोवेलेंट सॉलिड्स है ना, आयनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मैंने तो इसकी भी 3 कैटेगरी बनाई थी, टेक्स्ट बुक में नहीं थी लेकिन एक्स्ट्रा बताया था तुमको मैंने, क्योंकि NCERT में दिया गया है कोवेलेंट सॉलिड्स। और लास्ट में आपका क्या है, लास्ट में आपका है मेटालिक सॉलिड्स। मेटालिक सॉलिड्स समझ में आ गया, क्लियर है। चलो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी ये किस पार्टिकल से बना है, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, इसके क्या है, इसके क्या है, चारों के बताओ फटाफट जल्दी से। आयनिक सॉलिड है, नाम से ही समझ में आता है, आयंस होंगे। आयंस यानी क्या, कटायंस एंड अनायंस, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। ये बताने की जरूरत है क्या, इतना आसान नहीं है। मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे बनेगा, अरे मॉलिक्यूल से बनेगा। मॉलिक्यूल्स कौन कौन मॉलिक्यूल हो सकता है, पोलार हो सकते हैं, नॉन पोलार हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, पोलार मॉलिक्यूल, नॉन पोलार मॉलिक्यूल या हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। सिर्फ मॉलिक्यूल्स भी लिख दिया तो काम बन गया ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड तो मॉलिक्यूल से बनेगा, ये एटम से बनेगा।
है ना। कोवेलेंट सॉलिड किससे बनेगा, एटम से बना होगा, ठीक है ना। और मेटालिक सॉलिड किससे बनेगा, मेटल आयन से बनेगा, मेटल आयंस इन द सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ गया, ऐसे लिखना, मेटल आयन से बना होगा जो कि क्या होगा, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में रहेगा। समझ आ गया, कितना आसान है ये, ठीक है ना। चलो भाई ये भी तुमको बता दिया मैंने, ठीक है। चलो इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, देखो ध्यान से। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2, विच ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ पैकिंग यूज्ड बाय मेटल्स मेक द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेस एंड विच मेक्स द लीस्ट एफिशिएंट यूज। बहुत सिंपल है। सेकेंड वाला क्या कहता है आपसे कि जब हम पैकिंग करेंगे तो 3 टाइप की पैकिंग होती है आपके पास, कौन कौन सी, SCC, BCC एंड FCC। समझ में आ गया। सबसे अच्छी पैकिंग इसकी होती है, 74% पैकिंग एफिशिएंसी है। लीस्ट एफिशिएंट कौन होता है, ये 52.7%। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, तो ये मोस्ट एफिशिएंट है। ये क्या है आपका मोस्ट एफिशिएंट, और ये क्या है आपका लीस्ट एफिशिएंट, लीस्ट एफिशिएंट। बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो मोस्ट एफिशिएंट और लीस्ट एफिशिएंट ये आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। इसके बाद क्या, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है, यही कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द फॉलोइंग पिक्चर शो द पॉपुलेशन ऑफ बैंड्स फॉर मटेरियल, समझ में आ गया, हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, क्लासिफाई देम एज इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और मेटल। बना देता हूं मैं, देखो लेक्चर में सब कवर किया है मैंने, जिसने लेक्चर देखा है ना उसके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल एक्सरसाइज, इतना सिंपल है ये, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, सेकेंड केस आपको ऐसा दिया हुआ है, इसको ऐसे बना देते हैं, और ये आपको ऐसे दिया हुआ है, ये और ये ऐसे यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से ये आपका वैलेंस बैंड है बच्चों, और ये आपका कंडक्शन बैंड है। वही चीज यहां पर भी, ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। समझ में आ गया। आप कौन सा इंसुलेटर होगा, कौन सा सेमीकंडक्टर होगा और कौन सा मेटल होगा, ये आपको पूछा है। आपको बताया था मैंने, जब वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप करेगा, एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो वो क्या होगा, मेटल होगा। मेटल के केस में ऐसा होता है। इंसुलेटर में क्या होता है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, तो ये इंसुलेटर हो गया। और ये क्या है, एनर्जी गैप कम है, मतलब ये क्या है, सेमीकंडक्टर हो गया। इतने आसान सवाल है यार ये। फिर लेक्चर तुमने देख लिया, तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है सब, तो ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, 4th क्वेश्चन बता दूं, व्हाट इज द यूनिट सेल। एक यूनिट सेल किसको बोलते हैं, क्या होता है यूनिट सेल, द स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसको रिपीट करने पे क्या होता है, आपको पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, लैटिस मिल जाएगा, उसी को यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है। लिख के दे देता हूं ये भी, यूनिट सेल, the smallest unit which on repeating in space gives the entire lattice। जब आप क्या करेंगे, इसको 3 डायमेंशन में रिपीट करेंगे तो आपको पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा, लैटिस मिल जाएगा। इट्स कॉल्ड एस यूनिट सेल, उसको यूनिट सेल कहते हैं। समझ में आ गया। बहुत सारी यूनिट सेल पढ़े अपन ने, ठीक है ना। क्यूबिक, आपका क्या रोम्बिक, हमने बहुत सारे रोम्बोइडल, टेट्रागोनल, बहुत सारे अपन ने क्या कर दी, यूनिट सेल पढ़े, ठीक है ना। 5th क्वेश्चन क्या कहता है, 5th क्वेश्चन, हाउ डज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर चेंज विद टेम्परेचर एंड वाई। समझ में आ गया। किस तरीके से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, आपके सेमीकंडक्टर की क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है ना। तो टेम्परेचर की वजह से क्यों, ये आपको बताया था मैंने पहले भी कि मार्कर फेल हो रहा है, जब तक हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो बेसिकली मैंने आपको पहले भी बता दिया था, क्या बताया था आपको पहले मैंने, कि आपके पास मान लीजिए कि कोई सेमीकंडक्टर है, जैसे हमारे पास क्या है, सिलिकॉन है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। अब अपन क्या कर देते हैं ना, उसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हमारे पास है सिलिकॉन, उसमें क्या बताया था मैं, इंट्रिंसिक का मतलब प्योर होता है। प्योर मतलब क्या, सिर्फ उसके अंदर क्या होंगे, सिलिकॉन के एटम्स होंगे, ये आपको बताया था पहले मैंने। तो सिर्फ सिलिकॉन के एटम्स होंगे, और सिलिकॉन के एटम्स होने की वजह से वहां पर क्या होगा, वहां पर वो क्या करता है, अपने आजू बाजू वाले सिलिकॉन एटम से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है।
समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। फिर वो ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद टेम्परेचर जब बढ़ता है तो कुछ क्या होता है, कुछ वहां पर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वहां पर कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ के बाहर निकल जाते हैं, और क्यों एनर्जी आ गई ना उनके पास, बाहर निकल जाते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स में काउंट होते हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन उसके पास फ्री हो गए, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ गए, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब करंट उसमें से ज्यादा फ्लो होगा। तो वही तो आपको पूछा है उसने कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ में सेमीकंडक्टर की किस तरीके से चेंज होती है। आइए मैं आपको डायग्राम के साथ एक बार फिर से बताता हूं कि होता क्या है। क्या आपके पास अभी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं, तो आपके पास मान लो सिलिकॉन है, यानी सिलिकॉन का क्रिस्टल आपने लिया हुआ है, छोटा सा पार्ट लिया हुआ है उसका, समझ में आ गया, क्लियर है। ऐसे आपने लिया हुआ है सिलिकॉन, यहां पर भी सिलिकॉन, यहाँ पर भी आपने क्या ले लिया, सिलिकॉन, एक और लेयर बढ़ा रहे सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, यहाँ भी सिलिकॉन, ये भी सिलिकॉन, और ये भी आपका क्या है, सिलिकॉन। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से आपके पास क्या है, ये देखिए ध्यान से, ये जो है आपका ऐसे, ये क्या करता है, ये आपको पहले भी बताया था मैंने, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने, तो आप जाकर के देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में, उसको मैंने बहुत आपको अच्छे से समझाया है वहाँ पर। फिर से बता देता हूँ शॉर्ट में मैं कैसे हो रहा है ये ऐसे, ये ऐसे, 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 और ये ऐसे, सॉरी ऐसे, इस तरीके से हमारे पास है ये, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कोई सिलिकॉन का क्रिस्टल है। अब मैं ये वाले सिलिकॉन अगर एटम को कंसीडर करूं तो ये एक इलेक्ट्रॉन अपना, 4 होता है ना, आटोम शेल में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन अपना देता है, एक इसका ले लेता है, इससे एक बॉन्ड बन जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड, एक अपना देता है, एक इसका ले लेता है, एक अपना देता है, एक इसका ले लेता है, एक अपना देता है, एक इसका ले लेता है, तो इससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और ये स्टेबल हो जाता है। बात समझ में आ रही है। अब क्या करते हैं बच्चों, अपन क्या करते हैं, इसको लो टेम्परेचर पे पहले अपन ने रखा था, किस पे रखा था, लो टेम्परेचर पे अपन ने इसको रखा था। अब मैं क्या करता हूं, उसको हाई टेम्परेचर पे लेके जाता हूं, इसको हीट करते हैं। हीट करने पर क्या होता है पता है आपको, हीट करने पर ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या करता है, बॉन्ड तोड़ के बाहर निकल जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन जो वैलेंसी का काम कर रहा था, जो वैलेंस बैंड में था, अब वो कंडक्शन का काम करेगा क्योंकि वो फ्री हो चुका है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी का काम कर रहे थे, वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एनर्जी आती है, एनर्जी आने की वजह से बॉन्ड तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। जब बॉन्ड तोड़ के बाहर निकल जाते हैं तब क्या होता है, तब इसके पास यहां पर भी कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से भी कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, यहां से भी कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहां से भी कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे जब इलेक्ट्रॉन यहां से बॉन्ड तोड़ करके निकल जाता है तो I इज इक्वल टू होता है NeA/VDA, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में कराऊंगा मैं। तो यहां पर नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ गए, जब N बढ़ जाएगा तो करंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर। तो यहां पर क्या हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ने से कोवेलेंट बॉन्ड कुछ टूटेंगे, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया मतलब इलेक्ट्रॉन अभी क्या हो गए, यहां पर चार्ज कैरियर्स बढ़ गए, चार्ज कैरियर्स बढ़ गए मतलब n बढ़ गया, n बढ़ गया तो I बढ़ गया, I बढ़ गया मतलब करंट ज्यादा हो गया, करंट ज्यादा हो गया मतलब कंडक्टिविटी बढ़ गई। समझ आ गया, क्लियर है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, समझ आया, क्लियर है। तो ये आपको मैंने रीजन भी समझा दिया, कैसे बढ़ता है वो भी आपको मैंने समझा दिया, ठीक है ना। चलो भाई, तो ये तो क्लियर हो जाएगा आपको। इसको अगर आप लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे बोलो, 5th है ना ये। तो पहला पॉइंट इसमें लिखो, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर few electrons break their covalent bond due to excess energy, ज्यादा एनर्जी होने की वजह से अपने कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ करके बाहर निकाल जाते हैं, एंड कम्स इनटू एंड बिकम्स फ्री, ऐसे लिख देते हैं, बिकम्स फ्री ड्यू टू दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से the number of charge carriers increases and therefore conductivity of a
सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस। एक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है इसी वजह से। बात समझ में आ रही है? तो 2 लाइनों में लिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। चलो भाई आप लोग कॉपी कर लेना। अब जो है मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। आगे क्या है देखिए, यहाँ पर जो आपका आगे का पार्ट है वो क्या कहता है आपसे, देखिए ध्यान से। वो ये कहता है कि द पिक्चर शोज रिप्रेजेंट्स बैंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर सिलिकॉन, लेबल्स वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड एंड बैंड गैप। क्या बकवास है ये, इतना आसान है ये आपका क्या है, चलिए। तो ये तो आपको बता दिया मैंने। देखो 6 वाले में क्या है, जो आपको डायग्राम दिया गया था उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ ये एम्प्टी है। जो एम्प्टी होगा वो एम्प्टी या पार्शियली फिल्ड क्या होगा, कंडक्शन बैंड। जो फुल्ली फिल्ड है वो आपका क्या है, वैलेंस बैंड। और इनके बीच में गैप है वो क्या है, एनर्जी गैप। समझ में आ गया? तो इतना बेकार सा सवाल पूछा है, बार बार उसी को रिपीट कर रहा है, मेरे हिसाब से इसकी जरूरत नहीं थी यहाँ पे। उसके बाद क्या आगे जो आपका 7th वाला क्वेश्चन है वो पूछता है आपसे, 7th क्वेश्चन पूछता है अ सॉलिड हार्ड ब्रिटल इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर। एक सॉलिड जो है हार्ड है, ब्रिटल है, टूटेगा तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, और इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर होता है वो। इट्स मेल्ट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ये स्टेटमेंट इंग्लिश ग्रामेटिकली रॉन्ग है। व्हेन इट मेल्ट्स इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। जब वो मेल्ट होगा, जब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो वो आयनिक सॉलिड होता है। ये आपको पहले भी बताया मैंने जाकर के, प्रॉपर जो आपके क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें बताया था मैंने आयनिक सॉलिड के बारे में, जाकर के देखो मैंने डिटेल में वहां पर बताया, ठीक है। तो कौन सा सॉलिड होता है, आयनिक सॉलिड है। मेंशन 2 प्रॉपर्टीज दैट आर कॉमन टू बोथ एचसीपी एंड सीसीपी। वो प्रॉपर्टी बताओ जो एचसीपी और सीसीपी दोनों में कॉमन है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है दोनों के लिए, और दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो आप लोगों को इसको याद रखना है। इसके बाद स्केच अ टेट्राहेड्रल वॉइड। एक टेट्राहेड्रल वॉइड को स्केच करके बताओ। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है तुमको पता ही है ना भाई। 3 स्फीयर क्या करो, एक लेयर में लगाओ, समझ में आ गया। और चौथा स्फीयर क्या कर दो, उनके बीच के गैप में यानी वॉइड में लगा दो। तो कौन सा है ये क्वेश्चन, ये 8th है आपका। ये आपसे कहता है, आई एम सॉरी 9th है आपका। ये आपसे कहता है टेट्राहेड्रल वॉइड ड्रॉ करो। तो सैकड़ों बार हम लोग ने ड्रॉ कर लिया है ना। ये हमारा ऐसे तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इनके ऊपर आपने क्या बैठा दिया, इनके ऊपर चौथा वाला स्फीयर बैठा दिया। तो ये वाला जो वॉइड बनेगा अभी वो क्या होगा, आपका टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। तो यही है इसका, ठीक है। चलो भाई, इसके बाद 10th आपका जो क्वेश्चन है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। बताया था मैंने फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस होते हैं, विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट एंड दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो फेरोमैग्नेटिक क्या होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? ये जो होते हैं ये होते हैं दे आर सब्सटेंसेस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, वीकली अट्रैक्टेड बाय
a magnet and they have unpaired electrons. They have unpaired electrons. लार्ज नंबर नहीं होते हैं लेकिन अनपैड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. समझ में आ गया? दे हैव अनपैड इलेक्ट्रॉन्स. एग्जाम्पल एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम उसका क्या है? एक्सेट्रा. एक एग्जाम्पल याद रख लो. बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट. और उसके बाद क्या? दे हैव अनपैड इलेक्ट्रॉन्स. उनके इट कंटेन्स अनपैड इलेक्ट्रॉन. अनपैड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास. समझ आया? क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 2 भी तुम्हारा कंप्लीट कर दिया मैंने. क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है? तब तक इसको अच्छे से देख लीजिए. मैं 3 और 4 आपको करा देता हूं, फिर हमारा ये स्टेट बोर्ड का ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा. एंट्रेंस के लिए एक लेक्चर बचा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स. तो वो आयनिक सॉलिड वाले सवाल जो है वो एंट्रेंस के तुमसे नहीं होंगे जब तक मैं कराऊंगा नहीं. तो एक लेक्चर एंट्रेंस का बाकी है इसके अंदर. खास करके वो जेई मेन एडवांस के लिए है. नीट के सिलेबस में नहीं है क्या? नीट के सिलेबस में है, एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन सवाल आएगा नीट में अब तक एक भी सवाल नहीं आया. वो आपको बुक में क्वेश्चन मिलेंगे. आप कोई भी अगर किताब उठाएंगे तो आपको बुक में क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर सवाल नहीं आया नीट में. लेकिन जेई मेंस और एडवांस में सवाल आपको मिलेंगे इसमें. सीईटी में क्या है? सीईटी में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक के बाहर कुछ भी नहीं आता है. तो स्टेट बोर्ड में नहीं है तो स्टेट बोर्ड में नहीं है तो आपको नहीं करना है. वो बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो जितना मैंने कराया उसमें सीईटी का पूरा कंप्लीट हो चुका है. सीईटी के लिए आपको टेक्स्ट बुक अच्छे से तैयार करनी है. हर एक पार्ट में कवर कर रहा हूं. इवन एक्सरसाइज भी आपको सॉल्व करा के दे रहा हूं. ठीक है ना? तो अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छा स्कोर करो और हमारे लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाओ ताकि हम बहुत ज्यादा लोगों की मदद कर पाए. ओके, थैंक यू.